जी हाँ दोस्तों, उमर खालिद के लिए अमेरिकी सांसदों ने उठाया बड़ा कदम। तिलमिला गए मोदी और शाह, विश्व स्तर पर घिर गई भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीते 5 वर्षों से उमर खालिद और शर्जील के साथ ऐसा क्या हो रहा है जिसकी गूंज और उसकी शिकायत अब विश्व के दूसरे देशों में उठाई जा रही है। आखिर अमेरिका के 8 सांसदों ने उमर खालिद के सुर में सुर क्यों मिलाया? आखिर भारतीय जनता पार्टी को मौजूदा वक्त की केंद्र की मोदी सरकार को मिर्ची क्यों लग रही है? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, बीते 5 वर्षों से एक ऐसा शख्स जो भारत की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक, जिसके ऊपर दिल्ली के दंगा कराने के मामले को लेकर जेल में जिसे रखा गया, जिसके मामले पर ट्रायल अभी शुरू तक नहीं हो सका, भारतीय जनता पार्टी की, जबकि मौजूदा वक्त के मंत्री उस वक्त उस दंगे में शामिल थे, क्योंकि खुद दिल्ली हाईकोर्ट ने कपिल मिश्रा जैसे लोगों के खिलाफ एफआईआर करके मामले पर एक्शन लेने की बात कही, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के उस जस्टिस का रातों रात तबादला कर दिया गया। आपको याद है ना दिल्ली दंगा? वो दिल्ली दंगा जो सीए के विरोध प्रदर्शन के बाद में कपिल मिश्रा जैसे बीजेपी के नफरती चिंटुओं ने, जो मौजूदा वक्त में बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने जाकर पुलिस से सीधे सीधे दो हाथ करने की कोशिश की और उसके बाद में वो टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई और फिर दिल्ली में दंगे हुए। मगर भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए सभी लोगों को साइड करके सबको एक तरीके से सुरक्षित कर दिया गया। लेकिन सीए, जिसके विरोध में देश में एक बड़े स्तर का प्रदर्शन चल रहा था, उसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं भी उस आंदोलन में शामिल हो रहे थे। उमर खालिद ने जो बातें कही, जाहिर तौर पर उन बातों में अतिशयोक्ति हो सकती है, मगर 5 वर्षों से उस शख्स को जेल के सलाखों के पीछे जुडिशियल कस्टडी में रखा गया और अभी उसके मामले पर जमानत तक चंद्रचूड़ जैसे इंटेलेक्चुअल चीटर्स ने भी उसकी जमानत को एक अलग अंदाज में सीजीआई के पद से हटने के बाद में उस पर व्याख्या की। मगर दोस्तों, अब यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगा है। न्यूयॉर्क के नए नए मेयर बने ज़हरान ममदानी की एक चिट्ठी जो सामने आई, जिसमें उन्होंने न केवल खालिद के प्रति सहानुभूति जताई, बल्कि उनके माता पिता को जिनसे मुलाकात का खुलासा भी किया। हाथ से लिखी उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि प्रिय उमर, मैं वाकई में कड़वाहट के बारे में अक्सर आपकी बातों और ख़ुद पर हावी ना होने देने के महत्व के बारे में सोचता हूँ। आपके पेरेंट्स से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, जेल में बंद एक्टिविस्ट उमर खालिद का मामला जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में पहुंचा, 2020 के दिल्ली दंगे का जो मैं जिक्र कर रहा था, जिससे आरोपों में सितंबर 2020 में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद खालिद पर गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम यानी कि यूएपीए और आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। दोस्तों, आप इस बैकग्राउंड को भी अपने जहन में रखें कि जिस वक्त सीए लाया गया, चूंकि देश का संविधान यह कहता है कि धर्म के आधार पर किसी को नागरिकता नहीं दी जा सकती है, मगर मौजूदा वक्त की सरकार ने धर्म के आधार पर बड़ी चतुराई से पाकिस्तानी नागरिकों को, अफगानिस्तानी नागरिकों को, बांग्लादेशी नागरिकों को, जिसमें मुस्लिमों को छोड़कर सभी वहां पर नागरिकों को देश के अंदर नागरिकता देने का प्रावधान किया। मामला कोर्ट तक भी गया। लेकिन दोस्तों, उस विरोध प्रदर्शन में जिस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हुई और इसके बाद में जिस अंदाज में उमर खालिद जैसे लोगों पर मुकदमे दर्ज करके जेल में सड़ाया गया, 5 साल बीतने के बावजूद उनका मुकदमा अब तक शुरू नहीं हो पाया। आप सोचिए कि जिस मुकदमे पर ट्रायल होना चाहिए था, जिस चीज को लेकर के अब तक अदालत को फैसला देना चाहिए था, आप कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सवाल कैसे उठाएं? आप जान लीजिए, इस देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप अदालतों पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप सवाल किस अंदाज में उठाएंगे जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में ना आए, वरना आप भी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। दोस्तों, आप सोचिए कि एक वो शख्स जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का
एक छात्र था जिसके भविष्य को मोदी और शाह की सरकार में अंधकार में ढकेल दिया गया, जो जेल के सलाखों के पीछे 5 वर्ष से मुकदमा शुरू नहीं हुआ, जिस वजह से मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से तीखी आलोचना हो रही है। न्यूयॉर्क के मेयर का जिक्र, जैसा कि मैंने आपको बताया, किस तरीके से उन्होंने इस पर चिंता जताई थी। यह मामला भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरों को दिखा रहा है। और यह इसलिए भी सवाल है क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर ना तो केसेस किए गए, ना तो उन्हें जेल में डाला गया, लेकिन ऐसे लोग जिनके नाम उमर हैं, अभिषेक नहीं, जिनके नाम अब्दुल हैं, जिनके नाम यानी कि मुस्लिम नाम्स जो हैं, उन सबको उठा करके जेल में डाला गया। और ये मैं फैक्ट्स और तर्कों की बुनियाद पर कह रहा हूं, मैंने खुद उसको कवर किया। सीए का फैसला, सीए का विरोध प्रदर्शन और सीए में जिन जिन लोगों के खिलाफ किस तौर पर उस प्रदर्शन को खत्म किया गया, कैसे जाफराबाद और दिल्ली का दंगा शुरू हुआ, कैसे वहां पर एक तरफा कार्रवाइयां की गई, कैसे पुलिस ने केस बनाया, कैसे बीजेपी के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही गई, दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज ने उस पर एक्शन लेने की बात कही, लेकिन उसका रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। इसलिए जो नफरती चिंटू, चाहे वो पत्रकार के भेष में हो किसी और भेष में, जब वो आते हैं तो उनके पास तर्क नहीं होते, क्योंकि पता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए स्थितियां तो ऐसी ही हैं। दोस्तों, अदालतें फैसला देता है, आप क्यों इस भ्रम में है कि अदालतें इंसाफ करती हैं? अदालतें इंसाफ करती हैं उस आधार पर जो उनके पास सबूत की शक्ल में पेश किया जाता है। अदालतें खुद से इंसाफ नहीं करती हैं। अगर सरकार ने ही, सरकारी एजेंसियों ने ही किसी के मामले को कमजोर करके कोर्ट में पेश किया जिसको बचाना है, जैसा कि वो दुराचारी बीजेपी का नेता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जब सीबीआई ने ही उसके केस को कमजोर करके अदालत में पेश किया, तो अदालत से तो उसका छूटना तय था, वो छूट गया था, वो तो भला वो सुप्रीम कोर्ट का। तो बहुत कुछ निर्भर करता है पुलिस की जांच पर, अदालतें वैसा ही फैसला देंगी। कम केसेस में ऐसा होता है कि अदालतें फटकार लगाए पुलिस को, सो मोटो एक्शन है, दूसरी चीजें। इसलिए इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि अदालतों से पूर्णतः इंसाफ मिलता है। इंसाफ उस शक्ल में मिलता है जब आपका वकील बेहतर से बेहतर हो, जांच एजेंसियां आपके साथ गलत ना कर पाएं, तब इंसाफ आपको मिलता है। वो भी 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक लग जाते हैं। आप देख लीजिए, इस देश के अंदर ईडी बहुत सुना होगा आपने, उसमें रेट ऑफ कन्विक्शन कितना है? कितना है रेट ऑफ कन्विक्शन? 102%। आतंकवाद जैसे मुद्दे पर कन्विक्शन रेट कितना है? महज 1 से 2%। यानी कि 100 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ वो आरोप साबित होते हैं। बाकी कौन जाता है जेल के अंदर आतंकवाद के मामलों में? वही दाढ़ी टोपी वाला या फिर उमर शर्जील अब्दुल जैसा नाम वाला मुसलमान। जानबूझ करके ये सारी की सारी स्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे केसेस, आप जाइए सर्च कीजिए। 30-30 साल, 35-35 साल अपनी जिंदगी के निकालने के बाद में उनको जेलों से राहत दी गई है। बाइज्जत बरी होकर क्या है कि आतंकवाद के मामले में इनका कोई हाथ नहीं था। कौन भरेगा उनके 30 साल की जिंदगियों की भरपाई? कौन करेगा? ये बीजेपी के नफरती चिंटू, जिनको अपने बारे में पता नहीं। आज अगर इस देश की अदालतें सो मोटो लेना शुरू करें, जो कि संवैधानिक अधिकार है, तो फिर ऐसे देवकी नंदन और संगीत सोम जैसे लोगों की हिम्मत ना हो ऐसी नफरती बातें करने का, जिसकी इजाजत खुद केंद्र की मोदी सरकार ने दी, जिसकी इजाजत बीसीसीआई ने दी, अमित शाह के बेटे जय शाह ने दी, और आईपीएल टीम का एक को-ओनर जिसके साथ में 2 ओनर और, लेकिन महज उसका नाम मुस्लिम होने की वजह से ये नफरती चिंटू उसके खिलाफ में देश के अंदर माहौल पैदा कर रहे हैं। खैर दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में न्यूयॉर्क के मेयर, जैसा कि ज़ोहरान ममदानी का जिक्र मैंने आपको बताया, उसके साथ में अमेरिका के 8 सांसदों ने चिट्ठी लिखी। खालिद पर बिना मुकदमा चलाए 5 साल से जेल में रखने की आलोचना की गई। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बेल निष्पक्ष समयबद्ध मुकदमे की मांग की गई। सांसदों ने कहा कि यूएपीए का इस्तेमाल मानवाधिकार का उल्लंघन कर सकता है। भारत अमेरिका संबंधों को लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित रखने की अपील उन्होंने की। अन्य सह अभियुक्तों के लिए भी समान न्याय की मांग की। 8 डेमोक्रेटिक सांसदों ने अपने पत्र में लिखा कि वो समझते हैं कि ये मामले वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। खालिद की अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अस्थायी जमानत मिलने की खबर का उन्होंने स्वागत किया। आग्रह किया कि अदालत की कार्रवाई पूरी होने तक खालिद को जमानत दी जाए, रिहा किया जाए।
सांसद कहते हैं कि भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों और अमेरिका के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में इसकी भूमिका का सम्मान करते हुए आपकी सरकार से अनुरोध करते हैं वो ये सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों को साझा करें कि खालिद और उसके सह आरोपी जो अभी भी हिरासत में हैं उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। आखिर कौन सा ऐसा कानून है इस देश में जो खालिद जैसे लोगों को, जो कि एक छात्र था, एक होनहार छात्र जिसकी जिंदगी को तबाह कर दिया देश की इस सरकार की नीतियों ने और पुलिस प्रशासनिक एजेंसियों ने, और अब अदालत में उसका भविष्य गर्त में जा रहा है क्योंकि अदालत में उसका मामला तो शुरू नहीं हुआ। दोस्तों, इसके अलावा एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने सितंबर 2025 में उसकी तत्काल रिहाई की मांग उस वक्त भी की थी। जाहिर तौर पर जो स्थितियां देश के अंदर हैं दोस्तों, ऐसे में इन्हीं कानूनों का सहारा लेकर के दरअसल मौजूदा वक्त की सरकारें नाम में क्या रखा है, एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा था ना, फिर ये कहा गया नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम में लोग धर्म ढूंढ लेते हैं, नाम में लोग बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा ये तय कर लेते हैं, नाम में लोगों को यह अंदाजा लग जाता है कि इस मामले में अदालत का रुख क्या होने वाला है, नाम में लोगों को यह पता चल जाता है कि आने वाले दिनों में इसके साथ में क्या होना है। महज नाम सुन करके ये सब कुछ तय कर लिया जाता है कि इस केस का हश्र क्या होने वाला है। जाहिर तौर पर जब नाम देख करके कार्रवाइयां होने लग जाएं, जब नाम देख करके केसेस चलने लग जाएं, जब नाम देख करके सब कुछ तय किया जाने लग जाए, जब नाम देख करके नौकरियां दी जाने लग जाएं, जब नाम देख करके कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में एडमिशन मिलने लग जाए, जब नाम देख करके आपके साथ में क्या होना वो तय होने लग जाए, तो फिर उस सिस्टम का, उस समाज का भगवान अल्लाह ही मालिक है। और एक बात याद रखिए, जिस समाज में न्याय नहीं, इंसाफ नहीं, उस समाज से आतंकवाद कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। ये बार बार दुनिया में कहा जाता रहा है। काश इस पर लोग ध्यान दे सके जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर है। अपनी राय जरूर लिखें।